कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में 7 धातुएं होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 7 धातु को न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाता है? क्या आर्टरी पहुंचाती है, या वेन पहुंचाती है, यानी कि सिरा पहुंचाती है, या धमनी पहुंचाती है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो अलग स्ट्रक्चर है जो कि इन सारे धातुओं को न्यूट्रिएंट पहुंचाती है? इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आयुर्वेद को सीखना देसी भाषा में। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे स्रोतस, कि आखिर स्रोतस होता क्या है। समझा दिया आपको कि ये जो लेक्चर है आपका लेक्चर पार्ट 4 है, यानी कि इसके पहले जो है 3 पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोग जान चुके हैं कि आखिर स्रोतस है क्या, हमारे शरीर में स्रोतस रहता कहाँ है, हमारे अकॉर्डिंग टू चरक आपको कितना बताया है कि स्रोतस होता है, अकॉर्डिंग टू वाग्भट कितना बताया है कि आपके शरीर में स्रोतस होता है, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आपके शरीर में कितना स्रोतस होता है। इन तमाम प्रश्न को जब जो है पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप वो सारे लेक्चर नहीं देखोगे या फिर इसके पहले का लेक्चर भी नहीं देखोगे तो सारा लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपको नोट्स पढ़ाने जा रहे हैं वो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे लास्ट बात, घबराइए नहीं भाई, ये सबसे लास्ट बात है, इस लेक्चर में आपको श्लोक बहुत कम मिलेंगे या बोलो तो नहीं मिलेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं कि भाई श्लोक तो है ही नहीं, और श्लोक को आपको एक अलग से PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और सारा चीज फ्री है। तो चिल होके आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। वो आप श्लोक को तब पढ़िएगा जब आप लेक्चर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर का बस इतना सा उद्देश्य है कि इस लेक्चर के थ्रू आपको जितना भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में आपको अच्छा से समझा दिया जाए, ताकि जब भी आप श्लोक का PDF को पढ़ते हो तो आपको आराम से समझ में भी आए और ऑटोमेटिक जो है याद हो जाए। खैर इस बात को छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिएगा, इसके पहले हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अगर आप पुराना पहले का लेक्चर नहीं देखोगे तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिए, इसलिए नहीं कि भाई व्यू बढ़ेगा, इसलिए कि आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे मेदो व स्रोतस, जिसके पहले का स्रोतस बहुत अच्छा से पता है, उदक व स्रोतस की बात की है, अन्न स्रोतस के बारे में बात की है, फिर आपका प्राणो स्रोतस के बारे में बात की है, इन सारा स्रोतस के बारे में बात की। इसके साथ साथ हम ये बात की है कि आखिर स्रोतस होता क्या है, आपके बॉडी में कहाँ होता है, स्रोतस का मतलब क्या है, क्या धमनी स्रोतस है या फिर सिरा ही स्रोतस है या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर है। इस सारा चीज बहुत अच्छा से हम समझाया है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप पहले का लेक्चर जरूर देखिएगा। खैर अगर नहीं देखने का मन होगा तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो समझिएगा, हम बात कर रहे हैं मेदुआ स्रोतस का, कि भाई मेदुआ स्रोतस है क्या। तो देखो हम टर्मिनोलॉजी को तोड़ेंगे। अब टर्मिनोलॉजी को कैसे तोड़ेंगे भाई साहब? देखो मेदुआ मतलब कि मेद अवा स्रोतस मतलब कि वह मतलब होता है कैरी करने वाला, वहन करने वाला, वहन मतलब कि कैरी करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो देखिएगा वह मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो बोल रहा है कि स्रोतस मतलब क्या होता है भाई साहब? माइक्रोस्कोपिक चैनल। अभी एक लाइन में बोले तो माइक्रोस्कोपिक चैनल बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा से जाना तो पहले के लेक्चर बताया। तो खैर अब समझिएगा, यहाँ पे हो रहा है कि मेद मतलब कि फैट्स, और वह मतलब कि कैरी करने वाला। तो ऐसा स्रोतस, ध्यान समझिएगा, ऐसा स्रोतस जो फैट्स को कैरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि शरीर के वे मार्ग या चैनल जो वसा यानी कि फैट को, फैटी टिश्यू को पूरे शरीर में ले जाकर उसका पोषण करने का काम करती है, उसी को कहते हैं हम लोग मेदुआ स्रोतस। एक लाइन में मेद मतलब होता है फैट्स, वह मतलब कैरी करने वाला, यानी कि ऐसा स्रोतस जो फैट्स को कैरी करे और बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उसी को बोलेंगे हम लोग मेदुआ स्रोतस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आपका डिफिनेशन नहीं आता, डिफिनेशन तो उसका नाम में ही था, लेकिन मेन आता है कि इसका मूल स्थान क्या है। अब बात है वैसे मूल स्थान क्या होता है, तो मूल स्थान के बारे में बहुत अच्छा से बताया है पहले के लेक्चर में, अभी भी बता देते हैं क्या यहाँ बताना है आपको। देखिए मूल स्थान का सिंपल सा मतलब है कि आखिर वह स्रोतस का, ध्यान समझिएगा, आखिर वह स्रोतस का कहाँ कंट्रोलिंग सेंटर है, आखिर वह स्रोतस को कहाँ कंट्रोलिंग सेंटर है। एक लाइन बोले तो कौन ऐसा जगह है जहां से ये स्रोतस कंट्रोल हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेदुआ स्रोतस को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखिएगा ये आपका किडनी, वापावहन यानी कि ओमेंटम, और कटी प्रदेश यानी कि पेल्विक रीजन, ये 3 जगह माना गया है कि आपका मेदुआ स्रोतस का क्या है, मूल स्थान है। मूल स्थान मतलब कंट्रोलिंग सेंटर, जहां से आपका स्रोतस कंट्रोल होते हैं। और बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसी का देखिए श्लोक में लिखा है कि मेदुवाहनाम स्रोतसाम वृकोमूलम वापावहनम च, मतलब किसका मूल स्थान क्या कहा है भाई साहब? आपका वृक है, वापावहन है, कटी प्रदेश है। अब समझिएगा किसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या रट ले भाई? नहीं, देखो रटने की बात नहीं है,
याद तो अपने आप हो जाएगा। आप बस लॉजिक समझो कि आखिर ये 3 जगह क्यों बताया गया है। इसलिए बताया गया कि जाने जाने ध्यान से अगर आप कभी पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि किडनी के ऊपर जो होता है क्या चीज होता है, फैट का डिपोजिशन होता है ना। मोमेंटम क्या है भाई साहब, पेट के ऊपर एक समझो कि एक लेयर है, फैट का लेयर है। ध्यान से समझना कि आप जब भी कोई इंसान मोटा होता है, मान लो कोई इंसान पतला है ना, तो पतला इंसान से जब इंसान मोटा होता है, एकदम फूल के एकदम कोहड़ा हो जाता है, तो वैसा होता है तो देखिएगा कि पहले सबसे पहले शरीर का कौन सा पार्ट मोटा होता है, पेट मोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक फैट का लेयर है। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम लोग किचन में जाते हैं, जैसे आप तो किचन में नहीं जाते होंगे, आपकी मम्मी किचन में जाती होंगे या फिर कोई और किचन में जाता होगा, तो मान लीजिए कोई किचन में जा रहा है तो उसका कपड़ा गंदा ना हो जाता है, क्या करता है, एक अप्रन पहनता है ना, एक कपड़ा पहनता है जिससे कपड़ा गंदा ना हो जाए। तो जिस तरह से कपड़ा है ना, जिस तरह से एक लेयर है, उसी तरह से हमारा पेट के ऊपर एक लेयर होता है, उसी को ओमेंटम बोलते हैं, यानी कि फैट का लेयर है। तो कहने के वहां भी क्या है, फैट्स है। तो देखिए आपका किडनी के ऊपर फैट्स होता है, वापा वाहन यानी कि ओमेंटम, और फिर पेल्विक रीजन के पास भी क्या है, फैट्स का डिपोजिशन है। तो अल्टीमेट समझिए कि वहां वह स्थान जहां पर फैट का डिपोजिशन है, वो जो है कंट्रोल करता है किसको, आपको मेदुआ स्रोतस को। तो पहले याद रखिएगा कि इसका मूल स्थान क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है साहब कि जो आपका स्रोतस है, क्या स्रोतस है साहब, आपका जो मेदुआ स्रोतस है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, ध्यान समझिएगा, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपको मेदुआ स्रोतस को खराब करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है साहब, पहला पढ़ा व्यायाम का कमी। अब समझिएगा यहाँ पे क्या खराब हो रहा है, मेदुआ स्रोतस। मेदुआ स्रोतस कोई तूफान नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्या है भाई, फैट्स। तो लॉजिक से याद करो कि यहाँ बात चल रहा है फैट्स का। तो अल्टीमेट आखिर बॉडी में फैट्स जमा कैसे होता है। मान लो आप खाना खाए ठूस के, है ना, दम दिन भर खा रहे हो, सुबह में भी खा रहे हो, दोपहर में खा रहे हो, खाना दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा। तो यही बोल रहा है कि आपका क्या होगा, व्यायाम का अभाव हो गया, आप व्यायाम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, दिन में सोना भाई साहब बहुत खतरनाक है, ध्यान समझिएगा। रात में सोना एक तरह से बोलो तो बहुत अच्छा चीज है, सोना चाहिए, इन्हें कि रात में मूवी देखना चाहिए, रात में लिटरली सोना चाहिए, लेकिन गलती से भी दिन में नहीं सोना चाहिए। अब बोलोगे क्या मास्टर कुछ भी बिना लॉजिक के बताते हो, क्यों नहीं सोना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताता है कि अगर आप दिन में सोते हो तो आपके बॉडी में कफ जमता है, कफ बढ़ता है। तब बोले कफ बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा, तब प्रॉब्लम ये होता है साहब कि कफ क्या होता है, भारी होता है। और स्रोतस क्या है, एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। देखो बोलने के लिए बता रहा हूं, बस समझाने के लिए, इन्हें कमेंट पर जब पाइप जैसे कैसा है, बस हम समझा रहे हैं कि वो भी एक तरह का चैनल है ना। तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि आपके शरीर में मेद बढ़ गया, या बोलो तो फैट्स बढ़ गया, या बोलो तो कफ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दिन में सो रहे हो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताता है कि अगर आप दिन में सोते हो तो क्या बढ़ता है, आपका कफ बढ़ता है, और कफ क्या भारी है। तो जो कफ है ना वो जाम हो जाता है, कहाँ जाके, नली को जाम कर देता है, तो पाइप को जाम कर देता है। अगर पाइप जाम हो गया, बताओ जो चीज कैरी हो रहा था, समझिएगा, जो चीज उस पाइप से कैरी हो रहा था, कैरी होना बंद हो जाएगा, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, उससे बीमारी होगा। इसीलिए बोला गया है कि यह कहा है कि दिन में सोना बहुत ज्यादा खराब है। तो देखो अगर कभी बात है कि दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए, तो बता दीजिएगा कि कफ जम जाता है, और कफ जो है भारी है, और स्रोतस को क्या करता है, अवरोध कर देता है, मतलब उसको जाम कर देता है। इसके साथ साथ वसा युक्त मांस, मतलब ऐसा जो मांस यूज कर रहे हो, है ना, ऐसा नॉनवेज चीज खा रहे हो जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, एकदम चिल हो, मस्ती कर रहे हो आराम से। तो अगर ऐसा स्थिति है कि मिला जुला कोई टेंशन वगैरह, देखो टेंशन तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका लाइफ भी आगे बढ़ेगा। चिंतन जरूर करें। तो ये बोल रहा है कि आराम से मस्ती से ऐसे खा के मत सोइए, दिन में मत सोइए। इसके साथ साथ ऐसा कुछ मत खाइए जो बहुत ज्यादा फैटी वाला चीज है। और सबसे बड़ी बात, आप अल्कोहल तो दम पीबे मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेदुआ स्रोतस खराब होगा, आपका लिवर डैमेज भी होगा, है ना। इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, दिन भर सोए रहोगे, तो अल्टीमेट अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए। तो ये सब कारण है जिसके वजह से आपका मेदुआ स्रोतस खराब होता है। अब बात आता है कि कोई पेशेंट आया, है ना, अब बात आता है कि कोई पेशेंट आया, और हमको पता कैसे चलेगा साहब कि उस व्यक्ति का, ध्यान समझिएगा, उस व्यक्ति का मेदुआ स्रोतस खराब है, तो कुछ तो सिम्टम्स होना चाहिए। तो देखिएगा, अब बात करेंगे सिम्टम्स का, लक्षण का। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जो व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, जो व्यक्ति का मेदुआ स्रोतस खराब हो गया,
है ना, तो उसका क्या है, पसीना के आसपास क्या है, मक्खियां भिन बनाएंगी, है ना। उसके पसीना के आसपास क्या है, शरीर में जो है आपका चिट्टियां और मक्खियां जो है आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वेद में यानी कि उसका पसीना जो है ना चिपचिपा हो जाता है और थोड़ा सा मिठास हो जाता है। और यही ध्यान समझिएगा, यही डायबिटीज का प्रीडोमिनल क्या है भाई साहब, आपका पूर्व रूप है ना। प्री सिम्टम्स एक तरह से बोलते हो कि प्योर सिम्टम्स आने के पहले जो है ना प्रीमोडियल सिम्टम्स है। ये क्या है भाई साहब, आपका प्रीमोडियल सिम्टम्स है क्या, कि अगर किसी व्यक्ति का, ये सब देखो बहुत पहले की बात है, अब तो खैर बहुत अच्छा जांच भी आ गया है, टेस्ट भी आ गया है, लेकिन पहले की बात है जब आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता था, जब बहुत सारा महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उस समय की बात चल रहा है कि देखिए जो व्यक्ति कोई टॉयलेट करता था, यूरिनेशन करता था, और जब देखता था कि आसपास चिट्टियां जो है आ गया है, तो समझ जाता था कहीं ना कहीं जो यूरिन का तुरकार निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, और ग्लूकोज क्या है तो जांच होता है कि क्या होता है, इंसुलिन कम निकलता है बॉडी से, और जब इंसुलिन कम निकलेगा बॉडी से तो क्या होगा कि आपका जो है ना ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो हम जो है यूरिन के आसपास अगर चिट्टी लग रहा है तो हम समझ जाते थे कि अरे भाई इसको जो है क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है। तो यही उसी तरह से उसके यहाँ तक, ध्यान समझो, यहाँ तक कि आपका यूरिन को थ्रू ग्लूकोज नहीं कर रहा है, उसके पसीना से भी ग्लूकोज निकल रहा है, मिठास जैसा है, तो उसके आसपास, उसके शरीर के आसपास क्या चिट्टियां भिनभिनाती रहती है, उसके आसपास मक्खियां आने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि इसका क्या खराब है भाई साहब, मेदुआ स्रोतस खराब हो गया है। इसके साथ साथ ये क्या है, प्री सिम्टम्स है किसका, आपका डायबिटीज का। इसके साथ साथ बुरा है कि उसके पसीना जो है ना मछली जैसा गंध करता है, बहुत गंदा है ना, मछली का गंध हमको बहुत खराब लगता है, खैर हर किसी को खराब लगता होगा, तो बहुत ज्यादा खराब लगता है साहब। तो वही बता रहा है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको देखते के साथ है ना नाक बंद करना पड़ जाए, है ना, ये नहीं पड़े उसका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं साहब, बस बता रहे हैं कि अगर नाक बंद करना पड़ जाता समझ जाइए कि इसको क्या खराब है, मेदुआ स्रोतस खराब है। आप स्रोतस का इलाज कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है भाई साहब, होता है विद लक्षण। अब बात आती है कौन टर्म है भाई साहब, विद लक्षण क्या होता है, विद लक्षण होता है कि जो इसका मूल स्थान है, फिर से सुनेगा, जो इसका मूल स्थान है वापावाहन वृक्क और कटी प्रदेश, अगर ऐसे जगह पे आपको आघात पहुंच जाए, किसी भी तरह का फिजिकल चोट पहुंच जाए, है ना, ट्रोमा हो जाए, तो आपको कौन कौन सा सिम्टम दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं विद लक्षण। विद लक्षण मतलब कि अगर आपके मूल स्थान पे चोट लग जाता है तो इसके बाद कौन कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, डेट इज कॉल्ड विद लक्षण। कौन सा सिम्टम से पैसा, पहला कि बहुत ज्यादा पसीना आएगा, है ना, पसीना का कंट्रोल ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा था, देखो आपका कौन खराब हुआ, मूल स्थान खराब हुआ, तो देखो लॉजिक से याद रखो, हम क्या बोले, विद लक्षण मतलब क्या कि आपका जो मूल स्थान है ना खराब हो गया, और मूल स्थान ही तो था जो कंट्रोल कर रहा था पसीना को, है ना। तो अल्टीमेट क्या है कि आपको आवश्यकता से दिख गया तो पसीना आने लगेगा या फिर कम आने लगेगा, फिर असनिग्धता आने लगेगा, असनिग्धता मतलब ऑयली बॉडी होने लगेगा, फिर तालु सोच, तालु मतलब होता है प्लेट, जो ऊपर का प्लेट है ना वो सूखने लगेगा, है ना। इसके साथ साथ आपका स्थूलता मतलब मोटापा बढ़ जाएगा आवश्यकता से अधिक, और हो सकता है आपका बॉडी में सूजन हो जाए, मतलब कि स्वेलिंग हो जाए। और सबसे लास्ट पॉइंट देखो, जब भी अगर आए आपको मेदुआ स्रोतस लिखने के लिए तो कम से कम इतना जरूर लिखो, क्या क्या लिखो, उसका मूल स्थान क्या है, उसका दूसरा कारण क्या है, कौन कौन सा ऐसा कारण जिससे दूषित होता है, फिर आप लिखो उसका लक्षण क्या है, बॉडी में कैसे पता चलेगा कि मेदुआ स्रोतस बड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि विद लक्षण क्या है, कि अगर मूल स्थान का चोटिल हो जाए तो क्या क्या ऐसा लक्षण दिखाई देगा, और सबसे लास्ट में लिखो इसका काम, कि मेदुआ स्रोतस का काम क्या होगा, सिंपल सा काम होगा भाई साहब कि शरीर का स्निग्धता मतलब लुब्रिकेशन बना के रखना, और इसका सम्यक वितरण करना, यानी कि आपको फैट में अच्छा से ट्रांसपोर्ट होते रह जाए, जहां जहां फैट की जरूरत है वहां पे आपको पहुंचा दे फैट्स को, उसी का काम क्या है, मेदुआ स्रोतस। तो आप इस तरह से आप मेदुआ स्रोतस को अच्छा समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अस्थिवा स्रोतस को। अब समझिएगा अस्थिवा स्रोतस, फिर वही बात है, टर्मिनोलॉजी को तोड़िए समझ में आ जाएगा कि अस्थिवा स्रोतस क्या है। तो देखिए अस्थि मतलब होता है क्या, बोन, वह मतलब होता है वहन करने वाला। अब ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बोन को कैरी कर रहा है, भाई बोन जहां था वहीं पे है। यहाँ पे बात कॉन्सेप्ट है कि जो बोन को, ध्यान समझिएगा, बोन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ध्यान समझिएगा, बोन को डेवलपमेंट के लिए, बोन को मेंटेनेंस करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट को जो कैरी कर रहा है, वह मतलब कि कैरी कर रहा है वह स्रोतस, ध्यान समझिएगा, वह स्रोतस जो बोन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको कैरी कर रहा है, उसी को अस्थिवा स्रोतस बोलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, कि आपको जो है क्या कर रहा है कि जो हड्डियां यानी अस्थि को निर्माण करने में हेल्प करे और पोषक तत्वों को वहन करे, यानी पोषक तत्व मतलब कि जिससे आपका अस्थि धातु डेवलपमेंट हो, अस्थि धातु का पोषण हो, उसी को बोला गया है इस भाई साहब अस्थिवा स्रोतस। और सबसे बड़ी बात,
हर आपका स्रोतस का मेन पॉइंट जो है ना, इसका मूल स्थान है। किसका मूल स्थान क्या है? तो देखिएगा आपके बॉडी में जहां पे, ध्यान समझिएगा, आपके बॉडी में जहां पे ज्यादा अस्थियां होगी, यानी कि बोन का कलेक्शन होगा, वहीं पे इसका क्या होगा? कंट्रोलिंग सेंटर होगा, मूल स्थान होगा। जैसे कि बात करते हैं आपका, पहला बात कर रहे हैं फैट टिश्यू, है ना, इसका मूल स्थान क्या है भाई साहब? फैट टिश्यू है। इसके साथ साथ बोल रहा है कि जंघन भाग, मतलब कि हिप रीजन। अब समझिएगा क्या फैट टिश्यू क्यों बोला गया है, किसका जो मूल स्थान है फैट टिश्यू क्यों है? तो देखिएगा आप अगर पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे भाई साहब? धातु पोषण क्रम पढ़े होगे कि आखिर कैसे धातु पोषण क्रम क्या है, कि रक्त से क्या बनता है? रक्त बनता है, रक्त से क्या बनता है? मांस बनता है, उसी तरह से फर्दर शुक्र बनता है। तो अगर आप ध्यान दिए होगे तो आपका अस्थि धातु किससे बना है? आपका किससे बना है भाई साहब? आपका मेद धातु से। सिंपल से समझिए, रक्त से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि। तो आखिर जो है अस्थि किससे बन रहा है? मेद धातु से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अस्थि धातु कितना बनेगा, अस्थि धातु को कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको मेद धातु। इसीलिए जो है इसका मूल स्थान क्या है? मेद धातु है। दूसरा भाई साहब जंघन पार्ट, यानी कि हिप रीजन। क्यों? क्योंकि हिप रीजन के पास जो है मेनली जो है देखा जाएगा तो और बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है? बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे आपको पेल्विक बोन दिखाई देगा, फीमर हेड दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या है? बोन का कलेक्शन ज्यादा है, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आपको क्या है कि इसका मूल स्थान है। तो दो मूल स्थान याद रखेगा, एक जो कि इसको बनाने में हेल्प कर रहा था, कौन? आपका मेद धातु। दूसरा हिप रीजन, जहाँ पे आपको बहुत सारा बोन प्रेजेंट है। अब बात आता है भाई साहब कि आपके सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सुश्रुत जी जो है तीन चीज को नहीं मानते हैं। कौन कौन? आपका एक तो ये हो गया आपका अस्थि व, है ना, फिर मज्जा व और श्वेत व। इसका ट्रिक बताया था आपको। तो वो थे एक सर्जन, है ना, सर्जन थे। और किसका सर्जन थे भाई साहब? तो हो क्या रहा था कि एक पेशेंट आया जिसका हड्डी फ्रैक्चर कर गया था, मतलब बोन फ्रैक्चर कर गया था, तो अस्थि खराब हो गया था। तो उसका क्या कर रहे थे? सर्जरी कर रहे थे। अब सर्जन थे तो मजा आ रहा था सर्जरी करने में, और इसके बाद भाई मजा तो आया तो ठीक है, लेकिन 10 घंटा 11 घंटा तक सर्जरी चला तो उसे क्या हुआ कि पसीना पसीना हो गया हो, है ना, उनसे क्या होगा? स्वेटी होने निकलने लगा। तो अल्टीमेट हमें कहानी से थोड़ी याद रख लिए, क्या याद रखे भाई साहब? अस्थि व जो कि बोन फ्रैक्चर कर गया था, अस्थि को ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसे क्या रहा था? मजा आ रहा था उनको, तो मजा हुआ और इससे क्या निकला? उनका पसीना निकला, यानी कि श्वेत हुआ। तो तीन चीज को कंसिडर नहीं किया था, तो ये जरूर इंक्लूड कीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए अस्थि व स्रोतस के बारे में, तो ये जरूर लिखिएगा कि आपके सुश्रुत जो है इसका वर्णन नहीं किया है, तो ये जो है आपको नहीं बताया कि कौन सा मूल स्थान है। जो मूल स्थान बताए आपको किसके अकॉर्डिंग है? आपके चरक के अकॉर्डिंग है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है साहब कि आपका जो है आपका अस्थि व स्रोतस जो है वो दूषित हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है। तो फिर से बात करेंगे तो कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे दूषित होता है, तो ध्यान समझिएगा कि कौन कौन सा। पहला बात, अति व्यायाम। देखो एक तो था व्यायाम नहीं कर रहा है ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उससे क्या हो रहा था? मेदवा स्रोतस खराब हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दे रहा है, तो इससे क्या है कि आपको जो है बोन पर ज्यादा भार पड़ेगा, इससे बोन खराब हो सकता है। इसके साथ साथ आपका अस्थि व स्रोतस खराब हो सकता है। तो पहला क्या है? एक एक्सरसाइज। इसके साथ साथ अस्थियों पर आघात लग जाना। अब बताओ, अगर अस्थि ब्रेक डाउन हो जाए या तो उस पर ही चोट लग जाए, तो उसी के आसपास तो आपका स्रोतस है, तो स्रोतस को इफेक्ट तो होगा ही। तो सिंपल सा बना क्या? अस्थियों पर आघात लग जाना। और इसके साथ साथ वातजन आहार विहार। अब समझिएगा, बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है, वातजन आहार विहार, मतलब कि ऐसा आहार, मतलब कि ऐसा खाना, और विहार यानी कि लाइफ स्टाइल, ऐसा खाना और ऐसा लाइफ स्टाइल जिससे जो है आपका शरीर में वात बढ़े। अब बोलोगे कि वात बढ़ने से आपका अस्थि व स्रोतस कैसे खराब रहा है? तो आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको, तो हम बताए थे कि इस दोनों का क्या है कि इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सली रिलेशन भाई सिंपल सा कि अगर बॉडी में, ध्यान समझिएगा, अगर बॉडी में आपका वात बढ़ता है तो आपका अस्थि धातु का क्या है? विनाश होता है, खराब होता है। इसीलिए आप ध्यान से सुनोगे या जानते होगे कि बुढ़ापा में क्या होता है? नॉर्मली वात क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, बुढ़ापा में क्या होता है कि नॉर्मली वात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैर वगैरह में क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप दादाजी से पूछ कर आइएगा, दादाजी जब बैठते होंगे कुर्सी पे, चाहे जब बैठ के उठते होंगे, है ना, तो होता है कि जब बैठता हूं तो दर्द होता है, जब उठता हूं तो दर्द होता है। अगर ऐसा वाला कंडीशन है तो समझ लीजिए क्या कि बॉडी में उनका क्या है? वात बढ़ा है। क्योंकि अगर वात बढ़ेगा तो आपका अस्थि धातु जो है उसका क्या होगा? विनाश होगा, उसका क्षय होगा। और अगर आपका अस्थि धातु का क्षय होगा तो आपका अस्थि व स्रोतस खराब तो होगा ही। इसलिए यहाँ पे बोला है कि अगर आप ऐसा आहार लेते हो, ऐसा लाइफ स्टाइल यानी विहार रहता है जिसकी वजह से आपका वात बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? आपका अस्थि व स्रोतस क्या होगा? दूषित होगा। तो बहुत लॉजिक से याद रखिएगा, है ना, ये रटे जा रहे हो सिर्फ। तो अब देखिए बात आता है लक्षण।
है ना। अब मान लो कि दूषित हो गया, अस्थि व स्रोतस दूषित हो गया। अब कोई पेशेंट आया है तो हम पता कैसे करेंगे कि वो पेशेंट को क्या है, अस्थि व स्रोतस खराब है। तो कौन कौन सा सिम्टम्स है भाई? तो पहला सिम्टम्स बोल रहा है कि देखो यहाँ बोन से रिलेटेड बात चलेगा, है ना, क्या कि बोन तो ही खराब हुआ, अस्थि व स्रोतस में क्या है, बोन से रिलेटेड काम चलेगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि अध्यस्थि मतलब कि एक्स्ट्रा बोन, यानी कि जितना बोन होना चाहिए उतना बोन ना निकल के मान लो कि यहाँ पे एक और हड्डी निकल जाए, या फिर मान लो कि यहाँ पे एक हड्डी निकल जाए, तो अल्टीमेट क्या है, एक्स्ट्रा बोन हो जा रहा है। इसके साथ साथ अधिदंत यानी कि एक्स्ट्रा टीथ भी निकल जाता है। अस्थि शूल, अस्थि मतलब होता है भाई साहब आपका बोन, और शूल मतलब कि दर्द। तो अगर अस्थि शूल हो रहा है तो भी एक तरह का सिम्टम है। दंत भेद यानी कि दांतों को टूटना, अगर दांत टूटने लगे तो अल्टीमेट समझो कि देखिए दांत और अस्थि को हम रिलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अस्थि का है क्या है, एक तरह से बोल सकते हो उपधातु है। अस्थि का ही आपका दांत क्या है, उपधातु है। तो अगर अस्थि खराब है तो आपका दांत भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्थि से तो दांत बन रहा है। एक लाइन में बोले तो बाय प्रोडक्ट है, आपका जो दांत हो क्या है, आपका अस्थि धातु का बाय प्रोडक्ट है। अगर बहुत अच्छा सा अगर केस दंत और नख के जो चैप्टर था आपको बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, जो पेपर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर था ना, बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। तो उसमें बताए थे कि आपका जो है दंत जो है, आपका दांत जो है क्या है, आपका उपधातु है, किसका, आपका अस्थि धातु का है। तो अगर आपका मेन प्रोडक्ट खराब होगा तो बाय प्रोडक्ट तो अपने आप खराब होगा। तो ये बता रहा है कि अगर अस्थि व स्रोतस खराब हुआ, समझिएगा, अब देखो हर एक चीज को रिलेट करो। अगर अस्थि व स्रोतस खराब होगा तो अस्थि व स्रोतस क्या कर रहा था कि अस्थि धातु के लिए न्यूट्रिएंट को कैरी कर रहा था। अभी खराब है तो न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं। अभी जब न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं तो कभी कभी क्या होगा, आवश्यकता से अधिक आपका हड्डी बन जाएगा, या फिर आपका बोन खराब हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका दांत खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि दांत क्या है, बाय प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेट सब चीज को आप ऐसे याद रखिएगा। फिर बात आता है भाई साहब इसका क्या है कि कार्य क्या है, मतलब कि इसका काम क्या है, कि आपके शरीर में इसका काम करता है। तो इस काम करता है भाई साहब क्या, कि धारण करता है, शरीर को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। इसके साथ साथ शरीर को क्या कर रहा है, स्थिरता प्रोवाइड कर रहा है। देखो अगर बोन नहीं रहे, ध्यान से समझो, अगर सिर्फ स्किन और मसल्स रहे तो क्या सीधा ऐसे थड़ाप से गिर जाएगा, है ना। पूरा बॉडी जैसे मास्टर जी खड़ा दिख रहे हैं, मास्टर जी खड़ा नहीं दिखाई देंगे, सीधा नीचे की ओर दिखाई देंगे, ऐसे रहेंगे, है ना, आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है, भारत फ्लेक्स करते हैं कब लंबा है तो आप भी लंबा ही होगा। खैर अब देखो लंबा और छोटा होना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम बस बता रहे हैं। तो अगर लंबाई मेरा मेंटेन है तो कहीं ना कहीं क्या है कि बोन है, अगर बोन नहीं रहता तो लंबाई मेंटेन नहीं हो पाता है। तो क्या कर शरीर को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो इस सब टर्मिनोलॉजी को जरूर यूज कीजिएगा और सारा चीज जरूर लिखिएगा अगर आपको अस्थि व स्रोतस स्क्वायर में पूछा जाए तब। अब बात करते हैं क्या भाई साहब, मज्जावाह। अब आता है मज्जावाह, यानी कि मजा आएगा हम लोग को पढ़ने में, है ना। तो इसको भी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिएगा मज्जा मतलब बोन मैरो, है ना, कि बोन मैरो के लिए ध्यान समझिएगा, बोन मैरो के लिए यानी कि मज्जा धातु के लिए जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, उन न्यूट्रिएंट को जो वह मतलब कि कैरी करने वाला है, ऐसा स्रोतस, समझिएगा, ऐसा स्रोतस जो मज्जा धातु के लिए न्यूट्रिएंट को कैरी करे उसी को मज्जा व स्रोतस बोलते हैं। सिंपल सा। अब बताता है इसका कहाँ मूल स्थान है ना, इसका मूल स्थान कहाँ है सब, तो इसका मूल स्थान बोला जाता है अस्थियों में और संधियों में। तो ध्यान से समझो, अब समझ में आएगा। देखिए बोन के अंदर ही तो बोन मैरो होता है, ध्यान समझिए, बोन का जो होलो स्ट्रक्चर होता है वो होलो स्पेस में क्या होता है, आपको बोन मैरो होता है। तो इसीलिए बोला गया है, ध्यान समझो, इसीलिए बोला गया है कि आपका अस्थि जो है, आपका बोन जो ही है वो क्या है, आपका इसका मूल स्थान है, किसका, मज्जा व स्रोतस का मूल स्थान है। क्यों? क्योंकि जो बोन मैरो है कहाँ है, आपका बोन के अंदर ही है। तो वहां से ही आपका मज्जा व स्रोतस को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ज्वाइंट्स में भी आपका क्या है, इसका आपका क्या है साहब, मूल स्थान है ना। देखो खोई अति घबराइए नहीं, है ना, कहीं कहीं खोइए नहीं, नोटिफिकेशन वगैरह बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में आराम से देखिए, अगर बहुत ज्यादा बड़ा लगता है तो आप फिर भी देखिए, ये नहीं बोलेंगे ब्रेक करके देखिए, पूरा देखिए, है ना, तभी मजा आएगा, क्योंकि मजा व स्रोतस पढ़ रहे हैं। अब समझिएगा क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि मजा व स्रोतस का मूल स्थान जो बताया गया है आपका अस्थि और संधियां किसके अकॉर्डिंग है, चरक के अकॉर्डिंग या सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो भाई आपको पता होना चाहिए, सुश्रुत के इसके बारे में तो पता ही नहीं है, सुश्रुत जी इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, चरक के अकॉर्डिंग। तो आपको जरूर लिखेगा, यहाँ पे नोट्स कीजिएगा, है ना, हाईलाइट कीजिएगा, लिखेगा कि इसके बारे में आपको सुश्रुत जी वर्णन नहीं किए हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सुश्रुत जी इसका वर्णन नहीं किए हैं। अब कौन कौन सा ऐसा कारण है या तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका मज्जा व स्रोतस खराब होता है। तो देखिए बोल रहा है पहले कफ संचार, यानी देखो कफ संचार नहीं, कफ संचय होगा, है ना, कफ का संचय होना। मान लो कि बॉडी में कफ संचय हो गया, तो फिर से वही बता रहे हैं, अगर कफ बढ़ेगा तो भारीपन बढ़ेगा, अगर भारीपन बढ़ेगा तो जो स्रोतस है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो पाइप में जाकर फंस जाएगा, और जब पाइप में
जाकर फंस जाएगा तो जो पाइप में कैरी हो रहा था चीज वो कैरी नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेट क्या होगा, आपका मजा स्रोतस खराब हो जाएगा। तो कफ का संचय। दूसरी बात आघात, बताओ सिंपल सा बात लॉजिक बता रहा है कि अगर चोट ही लग जाएगा, मान लो एक स्ट्रक्चर है इस पर ही चोट लग जाएगा तो ये खराब तो होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए बोला आघात। फिर बोला है दबाव। अगर मान लो कि आपको मजा स्रोतस पर दबाव पड़ जाए तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसकी वजह से भी आपका क्या है स्रोतस खराब हो सकता है। और विरुद्ध आहार। अब विरुद्ध आहार क्या होता है सब, ऐसा आहार जिसको मिला देने के बाद क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको बोले मधु, यानी कि आपका अगर बात करें हनी, तो हनी क्या है, बहुत अच्छा चीज है। आप बहुत सारे देखोगे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है हनी के थ्रू दिया जाता है ना, इसलिए बोलते हैं कि भाई हनी जो है बहुत बेहतरीन है। और अगर बोले घी, तो घी भी क्या है, बहुत अच्छा है। ये दोनों जो इंडिविजुअल अगर लिया जाए बॉडी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोनों का सेम क्वांटिटी में यूज किया जाए, अगर मान लो आप 5 ग्राम लिए घी, अब 5 ग्राम क्या लिए आप मधु लिए, यानी कि आप हनी 5 ग्राम लिए और घी 5 ग्राम लिए और उसको दोनों को मिला दिए, तो इसके बाद जो तैयार होगा ना ये होगा विरुद्ध आहार, यानी कि ये बन जाएगा जहर। अभी जब जहर बन जाएगा आम बन जाता है ना, अभी जब जहर बन जाएगा तो अनडाइजेस्टेड रहेगा। क्यों भाई साहब जहर बन जाता है कि ऐसा चीज है जिसको जो जठराग्नि है वो समझ नहीं पाता है कि उसको पचाना कैसे है, इसीलिए क्या है वो जठराग्नि उसको अच्छे से पचा नहीं पाता है। और जब कोई चीज नहीं पचता है तो हम बहुत अच्छा से इसके पहले के लेक्चर में बताया है कि अगर खाना नहीं पचेगा, जो आप खाए हो वो नहीं पचेगा तो क्या बन जाएगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा, है ना, वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, जो कि आगे जाकर बन जाएगा आम, नॉट मैंगो, दैट इज कॉल्ड आम, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन, है ना, कि बन जाएगा टॉक्सिन। और यही टॉक्सिन जो है आपको स्रोतस में जाके मतलब क्या बोलते हैं अवरोध पैदा करेगा, वो जाकर उसको जाम कर देगा। तो देखो दो चीज जो है जो आपके स्रोतस को अवरोध करता है, एक आपका कफ और आपका एक आम। तो ये बोल रहा है कि एक विरुद्ध आहार जो है ना और आपका कफ का संचय जो है आपका स्रोतस को अवरोध करेगा, जिसकी वजह से आपका मजा व स्रोतस जो है आपका खराब हो सकता है। तो ये सब ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका मजा व स्रोतस खराब होता है। अब बात आता है कि कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया और उसको देख हमको पता करना है कि इसका जो है मज्जा व स्रोतस खराब हो गया, तो कैसे पता चलेगा साहब, तो इसके पता करने के लिए क्या है कि इसके आंखों के आगे जो है ना अंधेरा छाने लगेगा। अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट आया अब बोला कि डॉक्टर साहब खड़ा खड़ा रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं और जब जैसे उठते हैं आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है ना, ऐसा लगता है भूत देख लिए। तो अगर ऐसा केस लेके आया तो आप समझ जाइए कि इसका मज्जा व स्रोतस खराब हो गया। अब बोलोगे अरे भाई इसका मजा व स्रोतस खराब है, आप बोल रहे हो कि इसका आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, क्यों, क्योंकि आंखों के आगे अंधेरा छा, तो कहने कि उसका ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन को जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, यानी कि उसको खराब है। और इसको खराब क्या मजा व, तो आखिर का मजा व स्रोतस का रिलेशन आपका ब्रेन से है। तो हाँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है साहब, कि मज्जा का संबंध केवल बोन मैरो से नहीं है बल्कि इसका संबंध नर्वस सिस्टम से यानी कि मस्तिष्क से भी है। इसीलिए अगर ध्यान समझिएगा, अगर आपका मज्जा व स्रोतस खराब होगा तो कहीं ना कहीं जो है ब्रेन भी अफेक्ट होगा। इसीलिए उस पेशेंट का क्या है आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, इसके साथ साथ चक्कर आ रहा है उसको भाई साहब, है ना, खड़े खड़े चक्कर आ जा रहा है, मूर्छा हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, इसके साथ साथ ग्रंथियों में वेदना हो रहा है, मतलब जो ग्लैंड है उसमें क्या हो रहा है बहुत ज्यादा पीड़ा हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। अगर ऐसा सिम्टम्स लेके आ जाए तो समझ जाइएगा कि इस पेशेंट को क्या है मज्जा व स्रोतस खराब है। अब बात करते हैं इसका काम, क्या कि मज्जा स्रोतस का काम क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, अस्थियों को पूर्ण करता है। आप समझिए क्या इसका काम क्या होगा, मज्जा व स्रोतस का क्या काम होगा, मज्जा का क्या काम है, बोन मैरो का काम क्या है कि ये क्या करता है कि जो खाली जगह है, जो बोन का खाली जगह है उसको क्या करेगा, फीलिंग करेगा, भरेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण करना, मतलब फीलिंग ऑफ द बोन, और इसके साथ साथ बल देना, वो जो बोन को क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इतना जरूर आप लिखिएगा जब भी आपको मज्जा व स्रोतस के बारे में लिखने के लिए पूछे। अब आगे बात करते हैं हम लोग शुक्ल व स्रोतस के बारे में। अब शुक्ल व स्रोतस क्या है भाई साहब, तो समझिएगा कि शुक्ल मतलब क्या होता है ना, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, है ना, शुक्र धातु मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो वही बोला है कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू के लिए जो न्यूट्रिएंट को वहन यानी कि कैरी करने वाला स्रोतस है उसी को बोलते हैं हम लोग शुक्र स्रोतस। अब बात आता है कि इसका मूल स्थान कहाँ है ना, तो मेन बात है मूल स्थान का, जो आपको श्लोक दिखता हर जगह श्लोक दिख रहा है और श्लोक में बस आपको वही बता रहा है कि इसका मूल स्थान कहाँ है। तो इसका मूल स्थान कहाँ है भाई साहब, वृषण यानी कि टेस्टिस, और आपका भाई साहब सेफ यानी कि पेनिस, और स्तन यानी कि ब्रेस्ट। अब बोलोगे कि शुक्र मतलब तो स्पर्म होता है साहब, और स्पर्म तो सिर्फ मेल में होता है, क्या ये शुक्र स्रोतस फीमेल में होता है, तो हाँ होता है साहब। अब दिमाग में आना चाहिए कि शुक्र मतलब तो स्पर्म होता है,
शुक्र मतलब तो स्पर्म में होता है। अब मास्टर क्या बता रहा है कि इस शुक्र स्रोतस मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। तो फीमेल में कैसे प्रेजेंट होता है, तो समझिएगा शुक्र मतलब कि अकॉर्डिंग टू आर में सिर्फ स्पर्म नहीं होता है। शुक्र मतलब कि बोलो तो एक तरह का बोलो तो इम्यूनिटी बोल सकते हो, है ना। शुक्र धातु पूरे आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, व्याप्त होता है। जस्ट लाइक ऐसे कैसे, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको दे दूध, मिल्क दे, अब बोले कि इसमें आप घी निकाल के दिखाओ, या बोले तो इसमें घी दिखाओ। सिंपल से आपका हाथ में दूध दे, आप बोले कि इसमें घी दिखाओ, तो आप घी दिखा नहीं पाओगे। लेकिन एक सही प्रोसेस के थ्रू जब गुजरता है दूध, तो क्या उससे निकलता है, क्या मक्खन निकलता है, फिर निकलता है क्या घी निकलता है। तो घी कहीं बाहर से नहीं आया, वो उसी के अंदर था, समझिएगा। जो दूध के अंदर ही घी था, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्यों? क्योंकि हिडन था, अव्याप्त था, अव्यक्त था, है ना। अव्याप्त नहीं भाई साहब, अव्यक्त था, वो हिडन था। लेकिन जब अगर सही प्रोसेस को थ्रू गुजरता है तो आपको घी दिखाई देता है। उसी तरह से आपके पूरे शरीर में, ध्यान समझिएगा, आपके पूरे शरीर में जो है आपका क्या है, आपका शुक्र धातु है, यानी कि शुक्र है। लेकिन ये जो है आपके मेल में स्पेसिफिक जो है मेल में मैनिफेस्ट होकर, ध्यान से समझिएगा, मेल में मैनिफेस्ट होकर क्या है, ये शुक्र जो है वीर बनाता है। लेकिन यही काम आपका फीमेल में नहीं करता है। तो समझिएगा शुक्र धातु दोनों में है, मेल में भी है और फीमेल में भी है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि शुक्र सिर्फ और सिर्फ मेल में है, इसलिए बता रहे हैं इतना ज्यादा जोर देके कि ये जो है आपका मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन मेल में क्या है कि वीर बनाता है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन फीमेल में नहीं करता है। फीमेल में क्या करता है साहब, तो ये जो है आत्रव, है ना, गर्भाशय और कामेच्छा यानी कि सेक्सुअल डिजायर को क्या करता है, आपका उसको हेल्प करता है सेक्सुअल डिजायर में लाने में। इसके साथ साथ आत्रव को लाने में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। इन तमाम चीज जो है, रिप्रोडक्टिव चीजें जो है, वो आपको कंट्रोल करता है कौन, आपका शुक्र धातु। किस में, फीमेल में। और मेल में क्या करता है, स्पर्म बनाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो ई है शुक्र धातु है, या बोलो तो शुक्रवा स्रोतस है, मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ अस्त, है ना। तो अस्तन देखो, स्तन तो मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फंक्शनली एक्टिव किस में होता है, फीमेल में होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा स्तन। तो याद रखेगा वृषण क्यों लिखा गया भाई साहब, इसका मूल स्थान वृषण क्यों है, क्योंकि मूल स्थान क्या है, कंट्रोलिंग पावर है। अब वृषण मतलब कि टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्पर्म कितना बनेगा वो क्या है, टेस्टिस डिसाइड कर रहा है। अल्टीमेट बोल सकते हो कि टेस्टिस डिसाइड कर रहा है। इसलिए जो है ये जो है आपका मूल स्थान है। इसके साथ साथ पेनिस, है ना, और ब्रेस्ट, ऐसे याद रखेगा। अब बताता है कि कौन कौन सा ऐसे कारण है, मतलब कि ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से शुक्रवा स्रोतस खराब होता है। तो बात आता है वैसा शुक्रवेद धारण, मतलब कि अगर आप देखिएगा, देखो बहुत सारा बाबा लोग, है ना, बहुत सारा मोटिवेटर लोग क्या कहता है कि स्पर्म एजुकेशन मत कीजिए। देखो स्पर्म एजुकेशन नॉर्मली नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी डिजायर आए, है ना, तो ये क्या है, वेग है, एक तरह का वेग बोला जाता है, जो ऐसा वेग जिसको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो यूरिनेशन लगा हुआ है, टॉयलेट लगा हुआ है, वॉशरूम जाने का मन है, तो अगर वॉशरूम जाने का इच्छा हो रहा है आपको अंदर से, तो आप उसको रोकिए नहीं। उसी तरह से अगर आपको एजुकेशन करने का इच्छा हो रहा है अंदर से, तो उसको आप रोकिए नहीं। अगर आप उसको रोकते हो तो आपका शुक्रवा स्रोतस खराब हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि शुक्रवेद धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अकाल अयोग मैथुन करना, यानी कि ऐसे सिचुएशन में आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। कैसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जब आपका बहुत कम उम्र हो, है ना, या फिर आपको मन ना हो, मतलब कि इच्छा ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि बिना इच्छा का कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। या पढ़ाई भी तो बिना इच्छा का करना ही नहीं चाहिए। आप बोलोगे भाई साहब यही तो एक चीज है जिसको चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात चल रहा है कि बिना मानसिक इच्छा के या फिर अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, वही बताया। देखो अति सर्वत्र वर्जित, ये तो बहुत फेमस लाइन है कि कोई भी चीज का अति कर दो तो क्या होता है, खराब हो जाता है। चाहे कितना भी अच्छाई हो, मान लो कि मेरे अंदर अच्छाई है और बहुत ज्यादा अति में हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा अच्छाई हो जाए, तो हमको कोई सब कोई क्या हमको बेवकूफ बना के चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा क्या है, अति नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि आप अत्यधिक क्या कर रहे हो, मात्रा में मैथुन कर रहे हो, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, बॉडी से जो शुक्र है यानी कि स्पर्म है एजुकुलेट कर रहे हो, इस सब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस में, आपका शुक्र स्रोतस में। तो अगर एक लाइन में बोले तो देखिएगा, आप ना तो शुक्र धारण करो, अगर आपको स्पर्म एजुकुलेशन का इच्छा कर रहा है तो आप उसको निकाल दो। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा भी मत निकालो, तो ज्यादा निकालने से भी प्रॉब्लम है और बचा कर रखने से भी प्रॉब्लम है ना।
काला धन बन जाएगा ये आगे जाके। तो यही चीज बोल रहा है कि ये सब कारण है जिसकी वजह से आपका शुक्र स्रोतस क्या है, खराब हो सकता है। अब कौन कौन सा ऐसा लक्षण भाई साहब जिससे हमको पता चलेगा कि शुक्र स्रोतस इस व्यक्ति का खराब है? तो देखिएगा, अगर वो व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाए, है ना, जो बच्चा पैदा ना कर पाता, समझ जाइए, तो हो सकता है इसका शुक्र स्रोतस खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि शुक्र स्रोतस ही है जो शुक्र धातु के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए था, न्यूट्रिएंट को क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था। अब शुक्र धातु को न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो बच्चा कहीं से पैसा पैदा होगा? वैसे बच्चा नहीं पैदा होगा। तो आप लॉजिक से याद रखिए, है ना। इसलिए बोला है कि संतान का ना पैदा होना, यानी कि संतान ना होना मतलब बच्चा वो नहीं पैदा कर पा रहा है। फिर मैथुन में अरुचि, उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में मन नहीं करेगा, तब अरुचि होगा। तो कभी कभी कोई कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है कि मन ही नहीं करता है करने का, तो हो सकता है उसका स्रोतस क्या है, खराब हो गया है। इसके साथ साथ शुक्र है, मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब ऐसे ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या है, शुक्र स्रोतस क्या है, खराब हो गया है। अब बात करते हैं विद लक्षण। विद लक्षण मतलब कि अगर, ध्यान समझिएगा, अगर आपका इसका मूल स्थान यानी कि शुक्र स्रोतस का जो मूल स्थान है उस पर अगर चोट लग जाए या कि आघात हो जाए तो कौन कौन सा सिम्टम दिखाई देगा? तो पहला बोरा है इंपोर्टेंस, मतलब कि उस जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। फिर शुक्र विलंब से आना, मतलब कि जो स्पर्म का जुकुलेशन है बहुत लेट से होता है, स्पर्म निकलता ही नहीं उसमें, ये प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ क्या है भाई साहब कि रक्त स्राव, मतलब कि स्पर्म के साथ साथ, मतलब कि सीमेन के साथ साथ क्या है, ब्लीडिंग भी आने लगता है, मतलब कि ब्लड भी आने लगता है। अगर सीमेन के साथ साथ ब्लड आ रहा है तो हो सकता है कि आपका शुक्र स्रोतस का क्या है कि पित्त लक्षण हो सकता है, यानी कि इसका जो मूल स्थान है वो हो सकता है कि आघात वहां पे पहुंच गया है, वहां पे चोट लग गया है। इसके साथ साथ अब अगर पूछा जाए आपका कि इसका मेनली काम क्या है, मतलब कि शुक्र स्रोतस का मेनली काम क्या है, तो इसका सिंपल सा काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, है ना। मेलनेस यानी कि मेल का जो आती है आपका टेस्टोस्टेरोन का जो पावर है उसको बिल्डअप करना, ये सब किसका काम है, शुक्र स्रोतस का काम है। तो अगर शुक्र स्रोतस लिखने के लिए है तो प्लीज इतना जरूर लिखिएगा ताकि जब भी कोई भी अगर देखे मास्टर आपको इंप्रेस हो जाएगा, हाँ भाई बच्चा पढ़ा जरूर है। तो बस एक बार देख लेते हैं टीवी में कि हम थोड़ा सा फोकस ठीक है कि नहीं, है ना। फोकस टाइट होना चाहिए साहब, है ना। फोकस अगर टाइट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से फोकस तो ठीक है था, लेकिन चुल मचा हुआ था तब से हमको दिमाग में था कोई पता नहीं फोकस आ रहा होगा कि नहीं। फोकस खराब तो नहीं किया ना, पता चला कि पहले से फोकस ठीक था और मास्टर ठीक करने के चक्कर में आओ खराब कर दिया। ऐसा होता है साहब कि अगर आपको ज्यादा ही परफेक्ट करने के चक्कर में जाओगे ना तो चीजें खराब हो जाता है। अरे भाई हाँ ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बात है साहब, आगे है आपका मूत्र स्रोतस। अब देखो तीन गो मल है ना, मूत्र है, पुरुष है और आपका स्वेद है। तो तीनों नाम पे आपका स्रोतस है। स्रोतस याद करने का तरीका ही बताते हैं, है तो आप वो सब लेक्चर देखोगे तब पता होगा। तो अब बात करेंगे मूत्र स्रोतस का। तो ध्यान समझिएगा, मूत्र स्रोतस क्या होगा, ध्यान समझिएगा कि जो मूत्र यानी कि यूरिन को वह मतलब कि कैरी करे, मतलब कि वहन करे, ऐसा स्रोतस, ध्यान समझिएगा, ऐसा स्रोतस जो कि आपको यूरिन को कैरी करे और शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करे, उसी को बोलेंगे हम लोग मूत्र स्रोतस। सिंपल सा, है ना। अब इसका मूल स्थान क्या होगा भाई साहब, इसका मूल स्थान है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि बस्ती। क्यों? क्योंकि बस्ती में ही तो, ध्यान समझिएगा, यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर ही तो डिसाइड करता है कि हाँ भाई अब जो है फुल हो गया टंकी, अब इसको बाहर निकलना चाहिए, है ना। टंकी फुल हो गया, स्विच ऑफ करें, ऐसा कुछ सुनते होगे जब आप मोटर चालू करते होगे। तो इसी तरह से आपका यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल हो जाता है तो आपको बताता है कि हाँ भाई अब इसको क्या है, बाहर निकालो। इसीलिए बोला है, देखो मूल स्थान मतलब क्या होता है, इसको कंट्रोलिंग पावर, तो यही कंट्रोलिंग पावर है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपको मूत्र स्रोतस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बोला है, पहला है आपका बस्ती, दूसरा है वंचन यानी कि ग्रोन एरिया, यानी कि आपका स्टमक के जस्ट नीचे और जो फीमर है ना उसका जस्ट ऊपर, उसका बीच का रास्ता जो है ना, ये बोलो तो बीच का भाग है, उसे बोलते हैं वंचन। तो वहां पर भी क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे ही क्या होता है आपका कि यहाँ पे आपका यूरेटर होता है और ब्लड वेसल्स गुजरता है। ध्यान समझिएगा, वंचन एरिया में ही समझिएगा, वंचन एरिया के पास ही, वंचन एरिया समझ पा रहे हो गए, नहीं समझ पा रहे तो फिर समझाते हैं। देखिए आपका जहां स्टमक खत्म हो रहा है ना, अब उसको उठ तो नहीं सकते भाई साहब, इतना भी लंबा नहीं है मास्टर ज्यादा फ्लेक्स नहीं करना है फिर से। और समझिए अब क्या बोल रहे हैं कि जहां आपका स्टमक खत्म हो रहा है और जहां फीमर स्टार्ट हो रहा है, तो बीच का जो एरिया है ना, जो बीच का एरिया है दोनों के बीच में, वो वंचन एरिया है। और यहाँ पे क्यों इसका मूल स्थान बताया गया है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका यूरेटर गुजरता है, आपका ब्लड वेसल गुजरता है, और यूरेटर ब्लड वेसल अल्टीमेट क्या कर रहा है, यूरिन को कैरी कर रहा है। यूरेटर क्या कर रहा है, आपका यूरिन को कैरी कर रहा है। इसलिए बोला गया है कि आपका वंचन और आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है क्या है,
मूल स्थान है। और इसके साथ साथ मेड यानी कि पेनिस। अब पेनिस क्या है भाई, पेनिस के थ्रू ही तो आपका क्या है, यूरिन निकलता है। तो ये सब ऐसा ऐसा चीज है जहां से यूरिन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो अल्टीमेटली सब कंट्रोल कर रहा है कि यूरिन कितना निकलना चाहिए, यूरिन कब निकलना चाहिए, सब कंट्रोल कर रहा है। अगर ये फीमेल में बात करते हैं कि पेनिस तो भाई सब मेल में होता है, फीमेल में तो होता नहीं है। तो अब समझो यूरेथ्रल ओरिफिस, जो यूरेथ्रल ओरिफिस है क्या है, फीमेल प्रेजेंट है। अल्टीमेट जो है मेल में एक ही होता है, उससे स्पर्म भी निकलता है, उससे आपका क्या है कि यूरिन भी निकलता है, लेकिन फीमेल में अलग अलग होता है। आपका जो वेजाइना अलग होता है, आपका जो यूरिन निकलने का जो ओपनिंग होता है वो अलग होता है। इसलिए बताया जा रहा है कि यूरेथ्रल ओरिफिस जो है ना, वही यहाँ पे बात किया जा रहा है पेनिस का। अब बात करते हैं दूसरा कारण, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको शुक्ला स्रोतस खराब हो जाता है। तो पहला कारण भाई साहब कि मूत्र वेग का धारण करना। बताओ, हम 12 बता रहे हैं कि जो भी वेग धारण करेगा, मतलब कि जो भी वेग धारण करेगा, अभी पढ़ रहे थे शुक्र वेग को धारण करना। अगर आपको सीमेंट निकालने का इच्छा जाहिर हो रहा है तो उसको निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अपान वायु एक होता है। वात हम पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से बताया था कि वात जब 5 तरह का होता है, उसमें से एक अपान वायु होता है। अपान वायु का मूवमेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। आपको जितना भी नीचे बाहर निकलता है, जैसे यूरिनेशन हो गया, डिफिकेशन हो गया, सीमेंट का बाहर होना हुआ, मतलब कि सीमेंट एजुकेशन हुआ, इस सारा चीज को कंट्रोल करता है आपको कौन, अपान वायु। और अपान वायु की हेल्प से क्या है, ये सारा चीज बाहर निकलता है। इसलिए जो अपान वायु जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। तो जब भी आपकी इच्छा जाहिर होता है, चाहे यूरिनेशन का, चाहे डिफिकेशन का, चाहे आपका सीमेंट एजुकेशन का, तो अपान वायु क्या है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपका क्या, उसको कंट्रोल कर लिए, आप उसको रोक दिए। अब उसको निकलना तो है, वैसा वायु है, चंचल है, कहीं तो जाएगा, तो नीचे नहीं जा पाता, तो क्या होता है, ऊपर क्यों आ जाता है। और जो ऊपर क्यों आ जाता है तो क्या हो जाता है कि आपको स्रोतस में चला जाता है, ऊपर आकर क्या चला जाता है, स्रोतस में चला जाता है। और स्रोतस क्या है, एक तरह का नाली है, समझो, या एक तरह का पाइप है। अब पाइप में मान लो कि स्रोतस भर गया, सॉरी आपका अपान वायु भर गया, हवा भर गया, तो जब हवा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा फील हो जाएगा, तब कोई चीज मतलब पास होगा ही नहीं। एक तरह से बोलो तो जाम क्रिएट हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि अगर आप मूत्र वेग को धारण करते हो तो इससे क्या होता है, अपान वायु का होता है ऊपर की ओर चढ़ा जाता है। और जब अपान वायु ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्रोतस अवरोध हो जाएगा, जिसकी वजह से स्रोतस खराब हो जाएगा। तो पहला बात है मूत्र वेग धारण। फिर दूसरा है जल पीकर तुरंत मूत्र रोकना। बात वही है कि आप जल क्या किया, बहुत ज्यादा पी लिए, और फिर कहा आप यूरिनेशन करने का मन है, वॉशरूम जाने का मन है, आप वॉशरूम नहीं गए, तो फिर से वही होगा, अपान वायु दूषित होगा, अपान वायु ऊपर जाएगा और आपका स्रोतस अवरोध कराएगा। और भोजन के समय वेग धारण करना। अब समझिए, मान लो खाना खा रहे हैं, है ना, खाना बहुत अच्छा है, आप खा रहे हो, आपका दोस्त खा रहा है, आप देख रहे हो कि भाई साहब खाना बहुत अच्छा है, और उसी समय लग गया आपको वॉशरूम, तो आप वॉशरूम सोचते भाई अगर वॉशरूम जाएंगे तो निपटा देगा ये, है ना, खत्म कर देगा। तो आप इस डर की वजह से आप वॉशरूम जा ही नहीं रहो, दम दबा के बैठे हो। तो अगर ऐसे दबा के बैठे हो तो भाई साहब खराब बात है। क्यों? क्योंकि फिर से आपका अपान वायु आती होगा, खराब होगा, अपान वायु ऊपर चला जाएगा, अपान वायु नीचे जाना चाहिए था, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपका स्रोतस अवरोध होगा और इससे हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपको मूत्र स्रोतस क्या है, दूषित हो जाता है। अब बताता है भाई साहब कौन कौन सा ऐसा लक्षण है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति को जो है मूत्र स्रोतस खराब हो गया। तो ध्यान समझिएगा, पहला है मूत्र रुक रुक के आएगा। अगर किसी व्यक्ति का मूत्र रुक रुक के आ रहा है ना, गया है पूरा वॉशरूम में 1 घंटा तक है, लगे पड़े हैं, उसे पूछा भाई साहब क्या दिक्कत है, भाई साहब इतना देर तक क्या कर रहा था, अरे भाई कुछ नहीं, रुक के आ रहा था, तो ऐसा प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए कि इसका मूत्र स्रोतस खराब है। इसके साथ साथ अल्प या अधिक मात्रा में सूल होगा, मतलब कि या हो सकता है बहुत दर्द थोड़ा सा हो, है ना, जब यूरिनेशन करे तो हो सकता है दर्द थोड़ा सा हो, या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो। तो अगर दर्द होता है तो आप उसको तो बुलाया जाता है, भाई साहब डॉक्टर से मिल लीजिए एक बार, है ना, हो सकता है उसका मूत्र स्रोतस खराब होती है। सब सिम्टम्स है जिसको देख के बता सकते हैं क्या साहब किसका मूत्र स्रोतस क्या है, खराब हो गया है। अब बात आता है विध लक्षण, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि इसका मूल स्थान यानी कि आपका वंचन यानी यूरिनरी ब्लैडर या फिर पेनिस के पास क्या है, चोट लग जाता है, आघात पहुंच जाता है। तो कौन कौन सा ऐसा सिम्टम्स पहुंचेगा, कौन कौन सा सिम्टम दिखाई देगा। तो पहला वैसा बस्ती फूल जाना, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज पे चोट लगता है तो क्या होता है, पहले स्वेल होता है। तो ये बुरा है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्वेल हो जाता है। फिर कहा मूत्र रुक रुक के आएगा, फिर वही बात, फिर से वॉशरूम जाएगा, आधा घंटा रुकेगा। फिर बात बढ़ रहा है क्या कि मूत्र इंद्रिय में क्या बता, मतलब सुन पड़ जाएगा। जो मूत्र इंद्रिय है, मतलब जब जो भी आपका यूरिनरी ब्लैडर के आसपास जो भी चीज है उसमें क्या सुन पड़ जाएगा, है ना, आपको महसूस ही नहीं होगा, आप टच करोगे तो महसूस ही नहीं होगा कि क्या है, कुछ है कि नहीं है। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो समझ जाइए कि क्या है, विध लक्षण है। अब इसका काम पूछेगा कि इसका नॉर्मली काम क्या है, किसका, मास्टर का नहीं, मास्टर का बस काम है आपको समझा देना, है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है मूत्र स्रोतस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र स्रोतस का
काम क्या है तो बताइएगा। किसका काम है भाई साहब? मूत्र निर्माण करने में हेल्प करना और संचय करना और शरीर से निष्कासन करना। संचय क्यों? क्योंकि बस्ती में तो संचय होता है और स्टोरेज होता है। संचय होता है क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो बस्ती में क्या होता है? स्टोरेज होता है और पूरा बस्ती फुल हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सब इसका काम है। तो देखो लॉजिक से याद रखो, एक कहानी के फॉर्म में याद रखो। देखो अगर आप कभी छोटा रहे होगे तो आपको दादी जी या फिर नानी जी कहानी सुनाते होंगे, वो कहानी आज भी याद होगा अगर आपको थोड़ा बहुत मेमोरी ठीक होगा, पता चलेगा अभी भी याद नहीं है ना। तो अगर कहानी के फॉर्म याद सुनते हो या फिर मूवी देखने जाते हो, मूवी आखिर कैसे याद रहता है? कहानी के फॉर्म में बताया जाता है, इसलिए आपको याद रहता है। इसलिए कोशिश करो जो भी चीज आप पढ़ो, है ना, जो भी चीज पढ़ो तो आप कहानी के फॉर्म में पढ़ो। कि अगर आप कहानी सुनते हो तो बहुत मजा आता है और याद रहता है। तो खैर आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है साहब? आगे आपका पुरीसवह स्रोतस, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है हाँ, जो सॉलिड वेस्ट फूड पार्टिकल नहीं वैसा सॉलिड वेस्ट पार्टिकल है, सॉलिड वेस्ट पार्टिकल है, उसकी बात कर रहा है पुरीसवह। मतलब कि ऐसा वह, मतलब कि ऐसा वहन करने वाला। किसका वहन करने वाला भाई साहब? ऐसा स्रोतस, ध्यान समझिएगा, ऐसा स्रोतस जो कि आपको ठोस अपशिष्ट पदार्थ का क्या करे? शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करे, है ना, उसी को बोलते हैं पुरीसवह स्रोतस। अब बात आता है इसका मूल स्थान क्या है भाई? मेन तो बात आता है मूल स्थान का। तो मूल स्थान क्या है साहब? इसका है मूल स्थान पक्वाशय, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ गुदा यानी कि रेक्टम। अब बात आता है कि पक्वाशय और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है साहब? इसका मूल स्थान पक्वाशय यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा यानी कि रेक्टम क्यों है? अब इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कि यहाँ ही है। देखो आपका पक्वाशय ही ऐसा जगह है जहां पे सार भाग और कीट भाग क्या है? अलग होते हैं। अब बात करेंगे भाई साहब सार भाग क्या है, कीट भाग क्या है। तो अगर क्रिया शरीर का आप लेक्चर देखे होगे तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे होगे तो फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आप आहार लेते हो, खाना लेते हो, तो उससे दो चीज बनता है। एक तो जो शरीर को चाहिए और एक जो शरीर को नहीं चाहिए। तो जो शरीर को चाहिए उसी को कहते हैं प्रसाद भाग, है ना, जो एसेंस पार्ट है, जो बढ़िया पार्ट है, उसी को बोलते हैं प्रसाद भाग। और जो शरीर से बाहर निकालना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं कीट पार्ट। तो बात यहाँ पे कर रहा है कि हम किसका बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पुरुषवह स्रोतस के, है ना, पुरुष नहीं भाई, पुरुषवह स्रोतस के। पुरुष नहीं भाई साहब, कभी कभी बोलने के लिए पुरुष बोल देते हैं तो आप समझिएगा पुरुष ही बोल रहा है मास्टर, है ना, पुरुष नहीं बोल रहा है। तो अब समझिएगा पुरुषवह स्रोतस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि देखिए कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वही जगह है जहां पे आपका कीट भाग और सार भाग जो है अलग अलग होते हैं। तो अल्टीमेट जो है यही तो कंट्रोल कर रहा है, ध्यान समझिएगा, यही तो कंट्रोल कर रहा है कि कितना वेस्ट प्रोडक्ट को हमको शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। आपका पुरीसवह स्रोतस ही तो कंट्रोल कर रहा है कि कितना जो है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो है जो आपका सार भाग अलग हो रहा है और कीट भाग अलग हो रहा है। इसीलिए आपको पक्वाशय को क्या बोला गया? मूल स्थान बोला गया है। अब बात करें भाई साहब रेक्टम को क्यों बोला गया है? तो रेक्टम ही ऐसा जगह है, ध्यान समझिएगा, रेक्टम ही ऐसा जगह है जहां पे आपका वैसा तो है ना भाई साहब, खाना खाया और बाथरूम में चला गया, आप क्या करते हो? दिन भर में 2 बार जाते हो, मैक्सिमम 2 बार जाते हो, चाहे 1 बार जाते हो, तो आके कहीं तो होगा जहां स्टोर होते रहेगा। जैसे मान लो खाना खा लिए ना, इतना भर खाना खा लिया, है ना, अब इतना खाना खा लिया, अब इतना मान लो मल बना, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बना, आपको सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो एक ही साथ तो नहीं बन गया होगा, धीरे धीरे बना होगा। अब धीरे धीरे बनेगा, मान लो धीरे धीरे बना, स्टोरेज नहीं रहेगा, अगर उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, तब आपको क्या वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब जाइएगा खाना खाएगा वॉशरूम जाएगा, जाइएगा खाना खाएगा वॉशरूम जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को खत्म करने का क्या किया गया कि एक तरह का टंकी बनाया गया, और टंकी ही तो डिसाइड करता है कि कब इसको क्या है शरीर से बाहर निकलना है। तो इसलिए 2 कंट्रोलिंग पावर जगह है, 2 जगह जहां से कंट्रोल होता है। आपका एक तो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे आपको कीट भाग और सार भाग अलग होता है, और दूसरा रेक्टम जहां पे आपका जो मल भाग है या बोलो तो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको स्टोर होता है, और वही डिसाइड करता है कि शरीर से कब बाहर निकलना है। तो आपको मूल स्थान समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा कारण, यानी कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से आपको ये जो है क्या भाई साहब आपका जो पुरीसवह स्रोतस है खराब होता है। तो पहला बात करते हैं मल वेग धारण, ध्यान से सुनो। अब किसी भी तरह का वेग धारण करते हो, अब देखो मूत्र वेग धारण कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आप जो आपका कौन था स्पर्म था, तो स्पर्म धारण कर रहे थे उससे भी प्रॉब्लम हो रहा था। क्यों? क्योंकि पता है कि आपका मल मूत्र
है ना, यहाँ तक कि आपका स्पर्म एजुकुलेशन, उस सब चीज किसके थ्रू हो रहा है, आपका अपान वायु कर रहा है, क्योंकि अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन आप उसको धारण कर रहे हो, आप उसको नहीं निकालने दे रहे हो, तो उसे क्या होता है, अपान वायु ऊपर की ओर आ जाता है और आपका स्रोतस अवरोध करता है, स्रोतस को खराब करता है। इसलिए मेन कारण है क्या भाई साहब, मल वेग को धारण करना। या दूसरा है अति भोजन। अब बहुत ज्यादा भोजन करोगे, अब बहुत ज्यादा भोजन करोगे तो बहुत ज्यादा भार पड़ेगा, मशीन ही तो है सभी, तो मशीन पे क्या होगा, ज्यादा भार पड़ेगा, तो अति भोजन। या फिर अजीर्णावस्था। अब बात है भाई साहब अजीर्णावस्था क्या होता है, तो सुनो, जीर्ण मतलब क्या होता है, डाइजेस्टेड, है ना, डाइजेशन पूरा प्रॉपर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड रहता है। मान लो भी खाना खा लिया पूरा इतना भर के, है ना, एक थाली खाना खा लिया, अब कोई दोस्त आया पर मिठाई लेके आया, है ना, अब लगा भाई खाओ मजा आएगा, तो तुमको लगा कि भाई अभी तो खाए किया फिर भी खा लेते, कोई बात नहीं, मजा तो आ रहा है खाने में। तो क्या हुआ कि जो पहले का खाना है, जो आप 2 मिनट पहले खाए थे, एक पूरा थाली खाए थे, पूरा भर थाली खाए थे, तो उसका खाना क्या पूरा अच्छा से पचा नहीं, प्रॉपर डाइजेशन हुआ नहीं, वो हो गया अजीर्ण, मतलब कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, उसके ऊपर आप खाना खा लिए, तो ये क्या हो गया, आपका अजीर्णा अवस्था हो गया, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आपके बॉडी में आ जाएगा, और वही आगे जाकर क्या बनेगा, आपका आम बनेगा, और आम आगे जाकर क्या बनेगा, जहर बन गया, और जहर वही आपका स्रोतस अवरोध करेगा, स्रोतस को खराब करेगा। तो अल्टीमेट ये सब कारण है जिसकी वजह से आपका स्रोतस खराब होता है, यानी पुरुष व स्रोतस खराब होता है। अब बात आता है भाई साहब लक्षण, यानी कि कोई पेशेंट आया तो पता कैसे चलेगा किस व्यक्ति का पुरुष व स्रोतस जो है खराब हो गया है, तो बताओ इसी सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, है ना, मल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। जैसे मल कठिनाई से आएगा, है ना, मान लो वॉशरूम जाएगा और बहुत ज्यादा कठिनाई से आ रहा है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ना, दम लगाना पड़ रहा है, दम लग रहा है कि युद्ध लड़ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो समझ जाइए कि इसका पुरुष व स्रोतस क्या है, खराब है। अब हम जो है ऐसा दवा देंगे जिससे पुरुष व स्रोतस ठीक हो, अल्टीमेट ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ सूल के साथ, मतलब कि दर्द के साथ, मतलब कि बाहर तो निकल रहा है लेकिन दर्द के साथ निकलेगा। और इसके साथ साथ अति पतला हो सकता है, बहुत ज्यादा पतला अति हो, डिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा पतला हो, या फिर बहुत ज्यादा सॉलिड हो, बहुत ज्यादा सॉलिड होगा तो दर्द तो होगा भाई सब निकलने में। तो अल्टीमेट क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, देखो कितना खतरनाक प्रॉब्लम है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका वेग धारण कभी नहीं करना चाहिए, जब भी आपको जो मन करे, अब ऐसा नहीं बोल दिया मास्टर को जब भी जो मन करे वही करो, तो पता चलेगा कि आपको पढ़ने का तो मन कभी करता ही नहीं है, सीधा मास्टर का वीडियो ऑफ करो, है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा साहब, आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद जो भी करना होगा कीजिएगा। खैर अब बात करते हैं विध लक्षण का। विध लक्षण मतलब कि ऐसा लक्षण जिससे जो है क्रिएट कब होता है, जब आपको मूल स्थान पे आघात पहुंच जाए, चोट पहुंच जाए। तो पहला बात है उदर सूल, मतलब कि एब्डोमिनल में दर्द होगा ही, क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आपका रेक्टम हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, पेट के आसपास ही तो है। तो अगर ये सब खराब होगा तो ये सब क्या है कि अगर मान लो वहां पर चोट लग गया, आपका पुरुष व स्रोतस में चोट लग जाएगा, तो पुरुष व स्रोतस का मूल स्थान कहाँ है, आपका पेट के आसपास, तो अल्टीमेट क्या होगा, पेट दर्द करने लगेगा। तो इसलिए बोल रहा है उदर सूल होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और मल में दुर्गंध होगा। जब मतलब मल त्याग करेगा, जब डिफिकेशन करेगा तो उसको पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज्यादा दुर्गंध होगा, है ना, बहुत ज्यादा खराब बदबू करेगा। इसके साथ साथ आत्म ग्रंथ यानी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट बात है इसका काम, यानी कि पुरुष व स्रोतस का काम क्या है, तो आपका स्टूल का निर्माण करना और उसको निष्कासन करना। तो बहुत सिंपल सा बात है कि क्या कर रहा है, स्टूल का निर्माण कर रहा है, हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टूल एंड एलिमिनेशन ऑफ टूल्स, मतलब कि बाहर निकालने का हेल्प करता है। अब हम लोग बात करने का, हम लोग बात करेंगे श्वेत व स्रोतस, यानी कि लास्ट आपका क्या है, आपका जो मल है, तीन मल है, तीनों मल में से सबसे लास्ट श्वेत स्रोतस है। श्वेत स्रोतस वही है जो पसीना को, है ना, जो पसीना को क्या करे कि आपको त्वचा के थ्रू यानी कि हेयर फोल्कस के थ्रू क्या है, बाहर निकालने में हेल्प करे। ऐसा स्रोतस, ध्यान समझो, ऐसा स्रोतस जो पसीना को क्या कर रहा है कि हेयर फोल्कस के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसी स्रोतस को बोलते हैं श्वेत स्रोतस। अब इसका मूल स्थान क्या है भाई साहब, इसका मूल स्थान मेद है, यानी कि फैट्स है। फैट्स क्यों है भाई साहब, तो फैट्स ही है, यानी कि मेद धातु ही क्या है, आपका श्वेत का क्या है, मल है। समझिएगा, फैट देखो ध्यान से समझना, ये तो लॉजिकली भी है। अब कभी कोई मान लो आपका दोस्त है ना, मोटा है ना, और आप पतला हो, मान लो ऐसा हो सकता है आप भी मोटा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि आप पतले हो, एकदम स्लिम फिट हो, बहुत बेहतरीन हो, आपका दोस्त क्या है, मोटा है, तो आप वो मोटा दोस्त से पूछना कि नॉर्मली डे में देखना कि उसको अगर आपको कम गर्मी लगेगा ना तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या फैट्स है, और जितना ज्यादा फैट्स होगा उतना ज्यादा फैट्स क्या होगा, बर्न होगा। और फैट्स का मल जो है ना, बेस्ट प्रोडक्ट ही क्या है, पसीना है।
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बताया जाता है कि जो आपका फैट्स है ना, फैट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही क्या है, पसीना है। तो जितने ज्यादा फैट्स उतना ही ज्यादा पसीना। इसलिए बोला गया है कि आपका जो मेद धातु है, या बोलो तो मेद है ना, वही इसका कंट्रोलिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि अब कितना पसीना निकलना है, ध्यान समझा, आपका बॉडी से कितना पसीना निकलना है कौन डिसाइड कर रहा है? मेद ही तो डिसाइड कर रहा है, फैट ही तो डिसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि फैट से ही तो निकल रहा है, फैट्स का ही तो मल है, फैट्स का ही तो वेस्ट है। इसलिए बोला है कि जो है आपका फैट्स जो है, मेद है, यही इसका क्या है, मूल स्थान है। इसके साथ साथ रोमकूप यानी कि जो स्वेट पोर है, जो हेयर फोल्कस है ना, तो उसी के पास स्वेट पोर होता है, वही जो है आपको कंट्रोल करता है। अब देखो स्वेट पोर पे से निकल रहा है पसीना, अब कितना निकलना है वो अल्टीमेट ही कंट्रोल कर रहा है। तो यही तो मूल स्थान का आती है, आपका डेफिनेशन है कि जो कंट्रोल करे, जो स्रोतस को कंट्रोल करे। तो दो जगह है जो आपका स्रोतस कंट्रोल होता है। अब जो है आचार सुश्रुत इसका वर्णन नहीं किया, बता भी दिया है कि आपको स्वेद स्रोतस का क्या है, आचार चरक सुश्रुत जो है वर्णन नहीं किया है, ये जरूर लिखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब आता था दूसरा कारण, कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका स्वेद स्रोतस खराब होता है? तो पहला है अति व्यायाम। अब बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हो, अति धूप सेवन और क्रोध और शोक अभय, ये सब जितना भी चीज है, ध्यान समझना, जितना भी चीज है ना, उसे क्या हो रहा है कि आपका बॉडी में क्या हो रहा है, हीटिंग प्रॉपर्टीज हो रहा है, तो बॉडी हीट हो रहा है। और जब बॉडी हीट होगा तो क्या होगा कि आपका बर्न होगा, क्या, फैट बर्न होगा। और फैट बर्न होगा तो क्या होगा, पसीना निकलेगा। तो अल्टीमेट ये सब ऐसे ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका स्वेद स्रोतस जो है खराब हो सकता है। तो एक लाइन में याद रखना लॉजिक से कि अगर ऐसा चीज करेंगे, मान लो ऐसा चीज करेंगे जिससे आपका बॉडी हीट हो, जैसे सिंपल से एग्जांपल अति व्यायाम, और बहुत एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, बॉडी हीट होगा। इसके साथ साथ मान लो अति धूप सेवन, आप मतलब बहुत ज्यादा चिलचिलाते धूप है और आप रोड पे खड़ा हो तो इससे भी फैट बर्न होता है। इसके साथ साथ क्रोध, अब कभी देखना नॉर्मल तुम हंसते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप क्रोध करते हो तो क्या होता है कि आपको बॉडी हीट होने लगता है। तो इस सबसे क्या होता है कि अल्टीमेट बॉडी हीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मेद जो है खराब हो रहा है, मेद धातु जो है खराब हो रहा है, और उससे जो है मल निकल रहा है, मल यानी स्वेद निकल रहा है। इसलिए जो है बताया जा रहा है कारण जिसकी वजह से आपका स्वेद स्रोतस जो है खराब होता है। अब बात आता है लक्षण, है ना, कौन कौन सा ऐसा लक्षण है जिसको देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब इस व्यक्ति का, इस पेशेंट का क्या है, स्वेद स्रोतस खराब हो गया है। तो पहला बात कर रहा है स्वेद का ना आना। अब मान लो कि स्वेद आ ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम, या बहुत ज्यादा स्वेद आ जाए तो प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम है ना। तो अत्यधिक आना या फिर एकदम नहीं आना। इसके साथ साथ त्वचा में क्या, दाह होना, दाह मतलब कि जलन पैदा होना। अगर त्वचा में जलन पैदा हो रहा है तो समझ जाओ कि ये जो है कि कहीं ना कहीं जो है स्वेद स्रोतस के दूषित होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यही इसका लक्षण है। और इसका काम अगर पूछा जाए तो इसका काम क्या होगा, स्वेद का निर्माण करना, स्वेट फॉर्मेशन करना है। अब स्वेट फॉर्मेशन करने से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन तो समझ में आता होगा कि आपका स्वेटिंग प्रॉपर्टी से ही आपका क्या है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो ये बोला है टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके साथ साथ त्वचा रक्षा यानी कि स्किन को प्रोटेक्शन करता है। अब जो है हम लोग जो है आज का लास्ट स्रोतस की बात करेंगे, आत्रो स्रोतस। तो पहला देखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बात बनता है कि आत्रो स्रोतस को जो है आपको सुसु जी सिर्फ एक्सप्लेन किया है, चरक जी एक्सप्लेन नहीं किया। अब तक हम लोग क्या बताए थे कि अस्थि व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस और आपका क्या था, स्वेद स्रोतस। ये तीन गो स्रोतस जो है आपको सुसु जी एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी सारा चीज जो है आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन चरक जी सर्फ सब 13 स्रोतस का एक्सप्लेन किया है, लेकिन आत्रो स्रोतस को जो है सिर्फ आपको सुसु जी एक्सप्लेन किया है, चरक जी एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ बन जाएगा। अब ये जो है आत्रो स्रोतस सिर्फ फीमेल में होती है, फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो समझिएगा, क्या समझेगा साहब, देखिए कि आत्रो और वह मतलब को कैरी करने वाला अस्रोतस, है ना। तो ऐसा स्रोतस, ध्यान समझिएगा, ऐसा स्रोतस जो आत्रो को कैरी करे, यानी कि महिला का प्रजनन और मानसिक धर्म के तरल पदार्थ को ले जाए, है ना, और शरीर से बाहर में निकाले, उसी को बोलते हैं कुछ आत्रो स्रोतस। सिंपल से एक लाइन में, ऐसा स्रोतस, ऐसा चैनल जो कि आपके फीमेल प्रेजेंट होता है और आत्रो को वहन करे, कैरी करे, उसी को बोलते हैं आत्रो स्रोतस। अब बात आता है भाई साहब इसका मूल स्थान कहाँ है। इसका मूल स्थान है गर्भाशय, यूट्रस और आंत्रवाह धमनियां यानी मेंस्ट्रुअल वेसल्स होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, और जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन कहाँ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आपका
यही यूट्रस में ही तो हो रहा है ना। यूट्रस में तो आपका एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो रहा है, और वही एंडोमेट्रियम लाइनिंग आगे जाकर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कहीं ना कहीं कंट्रोल कहाँ है, गर्भाशय में है। इसीलिए जो है इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, गर्भाशय के पास है। तो अगर पूछा जाए कि इसका मूल स्थान क्या है भाई साहब, तो गर्भाशय है। इसके साथ साथ अर्थवाहिनी धमनियां यानी आंतरवाहिनी धमनियां यानी कि मेंस्ट्रुअल वेसल, यानी कि ऐसे वेसल जो कि इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। अब बताओ, अगर न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं तो काम होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका जो वेसल्स है जो इसको न्यूट्रिएंट दे रहा है वो भी कंट्रोल कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा कब नहीं होगा। देखना, कभी कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कोई फीमेल जो होता है कमजोर होती है, तो क्या होता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब रहता है, कभी कम दिन में होता है कभी ज्यादा दिन में होता है। तो कहने के कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा था, जो कंट्रोल खराब हो गया, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट कैरी कौन कर रहा है, आपको वेसल्स। तो इसलिए बोल रहा है एक तो वेसल्स हो गया और दूसरा आपका यूट्रस हो गया, ये जो आपका मूल स्थान है। अब बात आता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है, चरक ने इसको वर्णन नहीं किया है, जबकि आपका सुसु जी इसका वर्णन करते हैं। अब बात आता है दूसरा कारण, यानी कि कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये दूषित हो जाता है। तो पहले लिखा हुआ है आपका क्या, शुक्र दोष। अब आपका लॉजिक से दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ सिर्फ किस में होना चाहिए, फीमेल में होता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र दोष क्यों लिखा गया है। स्पर्म वाला दोष क्या हो गया, तो सिंपल समझिए, इसको जेनेटिक्स से रिलेट कर सकते हो। जेनेटिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हो कि देखो, स्पर्म के थ्रू क्या होता है, मेल से जो फादर से जो आपका जेनेटिक्स आया है, जो फादर से आपका जीन आया है, उसमें हो सकता है खराबी हो, और उससे मान लो कोई फीमेल बच्चा पैदा ले, है ना, तो वो जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल सा बोला है कि शुक्र दोष होगा अगर मान लो जिस जो स्पर्म से फीमेल बेबी बनी है उस स्पर्म में, उस स्पर्म का जीन में अगर खराबी हो रहा होगा तो उसकी वजह से हो सकता है आपका आंत्रवा स्रोतस खराब हो जाए। दूसरी बात रजोदोष। रजोदोष मतलब भाई साहब, रजोदोष मतलब कि स्त्री के आंत्रो यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या बोलो तो ओवम पहले से ही हो सकता है उसमें दोष प्रेजेंट हो, इसकी वजह से आपको आंत्रवा स्रोतस खराब हो जाएगा। अब तीसरा पूरा मानसिक भाव। देखो, मानसिक भाव तो होना ही चाहिए, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि अगर कोई फीमेल है उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है ना, अगर ऐसा चीज है तो होता क्या है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो तो कहने कहीं जो है इसका आंतरिक स्रोतस खराब है। तो यही तो बता रहा है आपका, हजारों साल पहले आपका आचार्य लोग बताते हैं, क्या बता है कि आपका जो है मानसिक भाव की वजह से क्या है, आपका आंतरिक स्रोतस दूषित हो सकता है, और इसी की वजह से जो है आपका मेंस्ट्रुअल प्रभावित हो सकता है। अब बात आता है योनि दोष। योनि दोष मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो जो है हो सकता है इन्फेक्शन उसमें हो गया हो, है ना, उसके अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर लोकल पैथोलॉजी हो, वहां पे जो वहां का जो लोकल पैथोलॉजी हो सकता है, मतलब कोई बीमारी होगा जो वहां पे कुछ होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको आंतरिक स्रोतस खराब हो गया। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आंतरिक स्रोतस खराब होता है। अब बात आता है विध लक्षण, मतलब कि ऐसा लक्षण जिसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपको यूट्रस में चोट लग गया, कोई फीमेल के यूट्रस में चोट लग जाएगा, है ना, या फिर उसके वेसल्स के आसपास उस आघात पहुंच जाए, है ना, कुछ ट्रॉमा पहुंच जाए, तो कौन कौन सा लक्षण दिखेगा। तो लक्षण दिखेगा पहला कि आपका जो मतलब कि इनफर्टिलिटी, जो फीमेल है इनफर्टाइल हो जाएगी, है ना, बच्चा पैदा करने के लिए मतलब समझो कि इनफर्टाइल हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी फिर, या फिर हो सकता है वो मैथुन सहन ना कर पाए। मैथुन सहन मतलब कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सहन ना कर पाए, उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि उसको चोट लग गया। कहाँ चोट लग गया? उसके यूट्रस में चोट लग गया है। जब यूट्रस में चोट लग गया तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा, उसको बहुत असहनीय दर्द होगा। इसलिए जो है ये सब सिम्टम्स है जिसको थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसका जो है इस फीमेल का आंतरिक स्रोतस क्या है, खराब हो गया है। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है वैसे, आंतरिक उत्पत्ति करना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर्ली वर्क कराना है। इसके साथ साथ आपको मेंस्ट्रुएशन कराना, मतलब वही मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर से तरीका से चलाना, इसका काम है आपका आंतरिक स्रोतस। अब यहीं पे आपका लेक्चर पूरा समाप्त होता है, आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। ये पूरा चैप्टर जो 4 पार्ट में है, तो चारों पार्ट को बहुत अच्छा से अगर देखे होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये लेक्चर बहुत अच्छा से समाप्त हो गया है, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब जो है आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी नोट्स पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई इससे प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आपको जरूर जो है हम हेल्प करेंगे हर तरह से। इसके साथ साथ अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो खैर ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक